अगर हम ऑडिट की बात करें, ऑडिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 पार्ट कौन कौन से हैं? ठीक है, सबसे पहले ऑडिट का चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 आपका 10% कवर कर सकता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 से 15 नंबर का ये आता है पहला चैप्टर। ठीक है, उसके बाद आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 भी ऑलमोस्ट जो है 30 मार्क्स कवर करता है आपका, मतलब 30% आता है। ये आपका वही चैप्टर है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। और एक है चैप्टर 3, ठीक है, जो कि 10% कवर करता है। मोस्टली 50 मार्क्स का होता है, 50%, ऑलमोस्ट 55 टू 60 मार्क्स का आता है ऑडिट। ठीक है, 55 से 60 नंबर का आता है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये 30% है, मतलब 30 मार्क्स के प्लस वाला पोर्शन है, जो अगर आपने कवर कर लिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बाकी इसकी बात करें तो ये आपने जो लॉ पढ़ा था, ठीक है, उसी में एक लॉ का ही चैप्टर है, ऑडिट एज पर कंपनीज एक्ट। जो कंपनीज एक्ट पढ़ा था उसी में ऑडिट वाले सेक्शंस पढ़ने हैं हम लोगों को, और उसी के 30 मार्क्स के हैं, समझ लो। उसके बाद ये जो 10 मार्क्स का है, इसमें आपके जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट हैं। जैसे ऑडिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कैसे होगा, हॉस्पिटल का कैसे होगा, होटल का कैसे होगा, ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज का कैसे होगा, ऐसे करके ऑलमोस्ट 10 टाइप के ऑडिट दे रखे हैं इसमें। 10 प्रकार के ऑडिट हैं जो कि 10 नंबर का है, एक एक नंबर के सब पढ़ने हैं, समझ लो सारे ऑडिट। ठीक है, पहला चैप्टर है उसमें प्रीलिमिनरी, मतलब स्टार्टिंग ऑडिट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर यही है। पहला चैप्टर 10 नंबर का है, और मोस्टली ये समझ लो जितने बड़ा ये 30 मार्क्स वाला चैप्टर है उतना ही बड़ा 10 मार्क्स वाला है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 30 मार्क्स वाले पोर्शन से कर रहे हैं, जो ऑडिट एज पर कंपनीज एक्ट है, जो मेजर है, जो तैयार कर लिया तो मेजर आपकी ऑडिट जो है तैयार हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहली चीज ऑडिट होता क्या है, ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑडिट किया क्या जाता है, क्यों जाता है, ये पता होना चाहिए हम लोगों को ऑडिट पढ़ने के लिए। तो कोई बता सकता है कि ऑडिट क्या होता है, ऑडिट क्यों किया जाता है? एनीवन? नहीं पता है, किसी को नहीं पता है? ठीक है, देखो ऑडिट के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब करने के लिए कि ऑडिट क्यों करवाया जाता है। एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। ऑडिट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मतलब जो है, हम लोग अगर ऑडिट की बात करें तो हमको ये लगता है कि हम लोगों की गलतियां पकड़ने के लिए ऑडिट करवाया जाता है, समझ लो, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे। अब ट्रू एंड फेयर व्यू का मीन्स क्या है कि हमारे अगर पीएनएल में प्रॉफिट में 1 करोड़ रुपए लिखा है तो एग्जैक्ट 1 करोड़ का एक्चुअल प्रॉफिट है, जो एक्सपेंसेस वहां पे पीएनएल में लिखे गए हैं वो एक्यूरेट है, मतलब उनके पीछे वाउचर्स वगैरह हैं। जैसे कि टेलीफोन एक्सपेंसेस है वो 1 लाख का हमारे यहाँ क्लेम किया गया है, मतलब एक्सपेंसेस में 1 लाख दिखाया गया है। तो क्या वो जो 1 लाख का एक्सपेंसेस हमारा टेलीफोन एक्सपेंसेस दिखाया गया है वो एक्चुअल में हुआ है, या झूठे प्रॉफिट दिखा के हमको जो है प्रॉफिट दिखाया गया है, प्रॉफिट को कम किया गया? क्योंकि प्रॉफिट अगर कम किया जाएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स भी कम जाएगा, क्योंकि टैक्स जो जाता है नेट प्रॉफिट पे जाता है। समझ रहे हो? तो अगर हम फर्जी के एक्सपेंसेस क्लेम कर दें तो उससे क्या होगा, हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। और ये काम क्या किसका होता है, चेक करने का, ऑडिटर का काम होता है कि वो चेक करे कि whether your financial statement gives true and fair view or not। ठीक है, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस या डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है, इनकम है, जिनको आप जो है फिक्टिशियस वे में, फर्जी नहीं चार्ज किए हुए हैं, वो चेक करना होता है। सेकंड काम क्या होता है? सेकंड काम इसका होता है कि ये चेक करना कि कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। ठीक है, फ्रॉड एंड एरर, किसी भी प्रकार का फ्रॉड एंड एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो है स्टेप ये होता है चेक करने का, कंपनी के मान लो मैनेजमेंट वाले बंदे हैं फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, किसी प्रकार की गलतियां कर रहे हैं, तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये होता है फ्रॉड एंड एरर चेक करने का। तो 2 चीजें समझ में आई, ऑडिट क्यों किया जाता है, अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो चेक करने के लिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि फ्रॉड एंड एरर तो कंपनी में नहीं हो रहे हैं वो चेक करने के लिए किया जाता है।
ठीक है। अब अगर देखा जाए तो मेजरली जो है ऑडिट कौन कौन सी अथॉरिटीज कर सकती हैं। ऑडिट जो है सीए, सीएमएस, सीएस तीनों अथॉरिटीज कर सकती हैं अगर हम बात करें। ठीक है। जो सीए होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करते हैं। ये जो इनकम एंड एक्सपेंसेस वाला हमने बताया था, ये सबसे पॉपुलर ऑडिट के केस में। इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो टैक्स ऑडिट वगैरह होता है, इनका काम होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह पे साइन सीए के ही होते हैं। ठीक है। ये कौन कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट? जो सीए होता है, सीए इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब जो बंदा जॉब में ना हो, किसी प्रकार के अदर प्रोफेशन में ना हो, केवल वो प्रैक्टिस काम कर रहा हो, जिसको इंस्टीट्यूट की तरफ से वैलिड सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस मिली हो, सीओपी जिसको बोलते हैं, जिसने सीओपी लिया हो। सीओपी लेने का मतलब है वो किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है। सीएमए क्या कर सकता है? कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? सीएमए इन प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, फॉरेन वाला आके नहीं कर सकता है, ये भी। ठीक है। सीएस क्या करता है? कंप्लायंसेस ऑडिट करता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट जिसको बोलते हैं। ठीक है। ये कौन कर सकता है? सीएस इन प्रैक्टिस। समझ में आई ये चीजें कि कौन कौन अथॉरिटीज कौन कौन से ऑडिट कर सकती हैं। एक ऑडिट होता है इंटरनल ऑडिट, जो कोई भी अथॉरिटी कर सकती है। बीकॉम ग्रेजुएट भी कर सकता है। अभी बताएंगे वो क्या होता है। सर हम लोगों को कोई अस्तित्व ही नहीं, बीकॉम ग्रेजुएट कर रहा है ऑडिट। ठीक है। अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है कि मेजरली ऑडिट में देखो कंपनी होती है, अकाउंट्स होती है, अकाउंट्स। ठीक है। तो अकाउंट्स में तो थोड़ा बहुत मामला गड़बड़ ही होता है। ठीक है। तो ऑडिट बहुत अच्छे से पढ़नी है हम लोगों को, जिससे कि जो 3 क्वेश्चन होते हैं नीचे के 6, 7, 8, वो हमको ऑडिट वाले ही अटेम्प्ट करने, थ्योरी। वो क्वेश्चन इस बार भी ऑडिट में भी सुपर 30 बनाए थे, मोस्टली क्वेश्चन उसी से आ गए थे। ठीक है। तो पढ़ना सब कुछ है, जिससे कि एक क्वेश्चन भी हमारा मतलब 7 नंबर भी ना जाए बाहर, और बहुत इजी है, तो जैसे बताएंगे वैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मतलब जो बुक है तुम्हारी इंस्टीट्यूट वाली, पढ़ उससे भी सकते हो, एक उसमें आगे पीछे चीजें दे रखी है। जैसे ये सेक्शन है, पहले है फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी बननी है तो उसका पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, कैसे अपॉइंट होगा। ठीक है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी का मतलब कि वो कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। ठीक है। नॉन गवर्नमेंट। ठीक है। तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा। ठीक है। तो अगर बात करें तो फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। जब से कंपनी की का रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन मतलब कंपनी बनी है एमसीए पे, ठीक है, वहां से 30 दिन के अंदर पहला ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है। ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। फेलिंग मतलब अगर नहीं कर पाए 30 दिन के अंदर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर पाए तो क्या करेंगे? विच मेंबर मतलब शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे 90 डेज के अंदर। ठीक है। फ्रॉम द डेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्फॉर्म टू द मेंबर अबाउट द फेलियर। कहां से 90 डेज लिए जाएंगे? जहां से जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्फॉर्म करेंगे किसको? मेंबर को, कि हम हमारे बस की बात नहीं है, आप लोग अपॉइंट कर लीजिए। क्लियर। जो फर्स्ट ऑडिटर होगा उसका जो टेन्योर होगा वो कहां तक होगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। मतलब जो फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, फर्स्ट डायरेक्टर हम जल्दबाजी में अपॉइंट कर रहे हैं, कैसा भी कर रहे हैं, तो उसका टेन्योर हम ज्यादा लंबा नहीं रख सकते। इसीलिए जिस दिन एजीएम होगी, एनुअल जर्नल मीटिंग, किसी को एजीएम ना पता हो बता सकते हैं, हर कंपनी में पर ईयर एक मीटिंग होती है जो बिजनेस के मैटर है उनको डिस्कस करने के लिए, उसको एनुअल जर्नल मीटिंग बोलते हैं। एक होती है ईजीएम। ईजीएम मतलब क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, या फिर इसको एक और नाम बोलते हैं इमरजेंसी जर्नल मीटिंग। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये साल के बीच में कभी भी करवाई जा सकती है, जब भी हमको कोई अर्जेंट बिजनेस मैटर जो है डिस्कस करना होता है। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हमने कोई अगर ऑडिटर अपॉइंट किया और हमको नहीं समझ में आ रहा, तो उसका टेन्योर जो है हम एक ही साल का, मतलब जब तक एजीएम होती है, फर्स्ट एजीएम, वहीं पे हम डिसाइड करते हैं कि यही वाला ऑडिटर आगे कंटिन्यू करेगा या हमें ऑडिटर चेंज करने की नीड है। समझ में आ रहा है? यही वाला ऑडिटर आगे हमारा कंटिन्यू करेगा या हम ऑडिटर चेंज कर ले, ये चीजें हमें क्या करनी पड़ेंगी?
एजीएम में डिस्कस करनी पड़ेगी, सब लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह बैठेंगे और ये जो है डिस्कशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्रक्स में लिख दिया है। क्रक्स में क्या लिखा है, एग्जाम के लिए खाली इतना याद रखना है क्या कि 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे और 90 डेज में मेंबर करेंगे ईजीएम में। ईजीएम मतलब अगर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन में नहीं कर पा रहे हैं तो इन्फॉर्म करेंगे, सब लोग मीटिंग बुलाएंगे, उस मीटिंग का क्या नाम होगा, ईजीएम। और उस ईजीएम में 90 डेज के अंदर कौन करेगा, मेंबर मतलब शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे। ये सेक्शन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब सेकंड सेक्शन क्या है, सेम इसी टाइप का है, बस वहां पे नॉन गवर्नमेंट कंपनी थी, यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी। बुक की बात करें तो एक सेक्शन यहाँ दे रखा है और एक सेक्शन पीछे दे रखा है, ऐसी चीजें हैं, तो इसीलिए हमने अपने नोट्स में सब कंसाइज करके लिखा हो, मतलब जो सेम चीजें हैं वो एक पास। ठीक है, अगर बात करें फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी की जो ऑडिटर की अथॉरिटी होती है वो कैग होती है, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल। ये अथॉरिटी क्या होती है, ये गवर्नमेंट के जितने भी ऑडिट होते हैं वो देखती है। अब होता क्या है, अगर गवर्नमेंट नॉर्मली ऐसे ही सीए सीएमए को अपॉइंट करते रहे गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो बहुत मक्कार टाइप के होते हैं। ठीक है, यूज नहीं करना चाहिए लेकिन ऐसा होता है, उनका जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत खराब होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का बहुत फ्रॉडुलेंट नेचर का होता है। वो लोग अपने हिसाब से सीए लेके आए, ठीक है, और अपने हिसाब से ऑडिट करवा के भेज दें उसको, समझ रहे हो? इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी की एक अलग से अथॉरिटी डिजाइन की गई जिसका नाम है कैग, सीएनजी वो भी इसको बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, इसका काम क्या होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सीए अपॉइंट करती है। ठीक है, ऑडिट सीए करता है लेकिन अपॉइंट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल करती है, जिससे कोई भी गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉइज अपने हिसाब से ऑडिटर ना ला पाए, और वो कैग के डायरेक्शन पे ऑडिट करती है। कैग जिस हिसाब से बोलता है उस हिसाब से उस कंपनी का ऑडिट होता है। जैसे कि अभी हम बात करें तो एक जो है गिरी इंस्टीट्यूट है विकास नगर में, सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लो अब। ठीक है, गिरी इंस्टीट्यूट है, तो गिरी इंस्टीट्यूट एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, उसमें कुछ होता है, कुछ पढ़ाई लिखाई ऐसे कुछ साइंस वाले बच्चों की। ठीक है, तो वहां का ऑडिट मिला था, वहां का ऑडिट हम कर रहे थे, तो वहां का ऑडिट कैग के द्वारा ही अलॉट होता है, मतलब टेंडर वगैरह पढ़ते हैं, सुने होंगे। ठीक है, टेंडर वगैरह पढ़ते हैं, उसमें ऑडिट मिलता है, मतलब कोई दे नहीं सकता इंडिविजुअल, मतलब कोई हमारे जानने वाला है हमको ऑडिट दिला दे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसमें टेंडर डालेंगे, जिसकी बिड कम वगैरह होगी, ज्यादा फीचर्स दिखाएगा, उसको ऑडिट ऐसे करके मिलता है। ठीक है, तो ऑडिट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, कैग करता है, कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर। कब से, कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने से, कंपनी जब से रजिस्टर्ड हुई थी वहां से 60 दिन के अंदर कौन, कैग अपॉइंट करेगी किसको, ऑडिटर को। अगर वो फेल हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है बोलेगी, और वो नेक्स्ट 30 डेज में, नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे याद रखना, वहां से नहीं जोड़ोगे, नेक्स्ट 30 डेज मतलब 60 + 30 होगा। और अगर इसमें भी नहीं हो पाया, फेल हुए, तो मेंबर अपॉइंट करेंगे 60 डेज में फ्रॉम द डेट विच बोर्ड इन्फॉर्म मेंबर अबाउट द फेलियर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी आपका जो है फर्स्ट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है वो कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक ही होगा, क्योंकि हम जल्दबाजी में भी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्रक्स में लिखा है कि 60 डेज में हमारे कैग करेंगे, अगर ये फेल हुए तो +30 डेज में एडिशनल हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, और +60 डेज में मेंबर्स करेंगे। इन सब में अगर एक पार्टी फेल हुआ तभी दूसरे के पास जाएंगे, अगर यही अपॉइंट हो गया तो इन दोनों का काम खत्म हो गया। समझ रहे हो? अगर हम बात करें तो पूरा जो ऑडिट पढ़ोगे सीए के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ना है। यहाँ पे जहां पे कॉस्ट ऑडिट है वहां सीएमए का काम आएगा केवल, और जहां पे सेक्रेटरियल ऑडिट है वहां पे जो है सीएस का काम आएगा। बाकी पूरा ऑडिट सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। सर हम लोग तो सीए में कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। ऑडिटर जो है सीए को ही बोला गया है, हमको कॉस्ट ऑडिटर बोला गया है हम लोगों को, समझे? तो हम लोग ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो ऑडिट उसी प्रोस्पेक्टिव से पढ़नी है, समझ रहे हो? तो माइंड में अपने सीए लेके चलना है जब ये पढ़ना है, हमेशा बताते हैं इतना। हाँ, जो मेंबर अपॉइंट करेंगे वो भी कैग के अंदर ही होगा ना, वो सीए भी? हाँ, कैग के अंदर ही होगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? पक्का? ये सब एग्जाम में आता है, देखो लिखे हुए हैं दिसंबर 2018, दिसंबर 17 ऐसे करके, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारी बुक में दे रखा है उसमें ये वाला सेक्शन पहले दे रखा है सबसे पहले, ठीक है। अब इसमें क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ सबसीक्वेंट ऑडिटर। पहले पहला डायरेक्ट ऑडिटर आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा ना,
तो ये दूसरा ऑडिटर है। तो हमने उस सीक्वेंस से रखा है कि पहले पहला जो कंपनी बनेगी उसके बाद पहला ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट होगा? सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, सब्सिक्वेंट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड इन फर्स्ट एजीएम, जो हमने बताया था फर्स्ट एजीएम तक ही जो फर्स्ट ऑडिटर का होता है टेन्योर होता है, मतलब तभी तक वो अपॉइंट हो सकता है, एंड होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ 6 एजीएम। अब 6 एजीएम कैसे हुआ, कोई बता सकता है? 6 साल बाद होगी। देखो ऑडिटर का जो टेन्योर होता है वो 5 इयर्स का होता है। 5 इयर्स मतलब पहली एजीएम अभी हो रही, 5 साल जोड़े अगर तो 6 एजीएम होगी, समझ रहे हो? तो 6 एजीएम होगी 5 साल के बाद, वहां पे उसको हम फिर से वो करेंगे, चेंज करेंगे, या तो उसको फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं या तो चेंज कर सकते हैं, क्लियर? देयर आफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6 एजीएम, उसके बाद 5 साल का टेन्योर रहता है, हर 6 एजीएम पे ऑडिटर चेंज होता रहेगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट एजीएम हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई और ये सिक्स हो गई। अगर देखोगे तो 1 साल ये हुआ, 2 साल ये हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल ये हुआ, 5 साल ये हुआ, समझ गए? ऑडिटर का टेन्योर कितना होता है? 5 साल का, टिल द कंक्लूजन ऑफ 6 एजीएम, मतलब 6 एजीएम तक इसका टेन्योर होता है, ये कॉन्सेप्ट है। 5 और 6 में कंफ्यूज मत होना, 6 एजीएम रहेगा, 5 इयर्स रहेंगे, क्लियर? कोई डाउट है? बता दिया, क्योंकि ऐसे जोड़ोगे ना, 1 से जब 2 जाओगे तब 1 साल होगा, समझ रहे हो? और 2 से 3 जाओगे तब 2 साल होंगे, 3 से 4 जाओगे तब 3 साल होंगे, 4 से 5 जाओगे तब 4 साल होंगे, और इससे 5 से 6 जाओगे तो 5 साल होंगे, क्लियर? सेकंड वाला होगा उसको 40 साल मिलेंगे, सेकंड वाला होगा उसको 40 साल मिलेंगे, मतलब कहाँ 4 साल मिल रहे हैं? सेकंड से थर्ड पे 1 साल। अच्छा, सेकंड पे जो अपॉइंट हुआ है, नहीं, जो सेकंड से अपॉइंट होगा उसको सेकंड से फिर से सेकंड वाले को फर्स्ट बना दिया जाएगा, नहीं समझे? बिल्कुल। और ऐसा नहीं, ऑडिटर का टेन्योर मैक्सिमम 5 इयर्स है, मिनिमम 1 साल भी हो सकता है। 1 साल के बाद ऑडिटर चेंज कर रहे हैं, जो दूसरा आएगा फिर उसका 5 साल टेन्योर होगा। मान लो 3 साल में चला जा रहा है, तो अगला आएगा उसका फिर 5 साल का, 5 साल का मैक्सिमम टेन्योर है, 5 साल से ज्यादा वो अपॉइंट नहीं हो सकता है, 5 साल से कम हो सकता है, क्लियर? रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, रीअपॉइंटमेंट के बारे में आगे अभी बात करेंगे, ठीक है। एक ऑडिटर 2 टाइम से ज्यादा अपॉइंट नहीं हो सकता है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, पूरा प्रोविजन, ठीक है, जब सेक्शन आएगा तब बात करेंगे। देखो ठीक है, इतना यहाँ पे जो लिखा है वो समझ में आया कि फर्स्ट एजीएम में जो है आपका जो सब्सिक्वेंट या सेकेंडरी बोले तो सेकेंडरी ऑडिटर होगा वो अपॉइंट होगा और वो होल्ड करेगा ऑफिस कंक्लूजन ऑफ 6 एजीएम, ठीक है। 6वीं एजीएम तक वो एज अ ऑडिटर वर्क करेगा आपकी कंपनी में। 6 एजीएम में फिर देखा जाएगा कि सेम ऑडिटर को हमें अपॉइंट करना है या ऑडिटर चेंज करना है, ठीक है। एंड आफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6 एजीएम, उसके बाद हर 6 एजीएम पे हम चेंज करते रहेंगे, मतलब एवरी 5 इयर्स पे। बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर कंपनी शैल टेक रिटन कंसेंट फ्रॉम हिम, किससे? ऑडिटर से रिटन कंसेंट लेगी कि आप हमारे यहाँ एज अ ऑडिटर वर्क करना चाहते हैं, एज अ ऑडिटर अपॉइंट होना चाहते हैं, ठीक है। एंड सर्टिफिकेट कंटेनिंग फॉलोइंग, मतलब उस सर्टिफिकेट में क्या क्या चीजें होंगी? स्टेटमेंट दैट ही इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, मतलब वो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, ठीक है, डिस्क्वालीफाई नहीं है। जैसे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर पढ़े थे वैसे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर भी, ठीक है। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ अंडर सेक्शन 141, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर दे रखी है सेक्शन 141 में। हिज अपॉइंटमेंट मेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब उसका जो अपॉइंटमेंट है वो एज पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग हुआ है। ही इज एक्सेप्टिंग ऑडिट विद इन द सीलिंग लिमिट। सीलिंग लिमिट बोले तो एक ऑडिटर मैक्सिमम कितनी कंपनियों का ऑडिट कर सकता है? मैक्स नंबर ऑफ कंपनीज कितनी कंपनियों का कर सकता है? मैक्सिमम 20 कंपनीज को ऑडिट कर सकता है, ठीक है, एक ऑडिटर, ठीक है। तो उसका जो ऑडिटर जो ऑडिट है वो 21वीं कंपनी तो नहीं निकल रहा, मतलब हमारी 21वीं कंपनी तो नहीं है,
20 के अंदर वाली लिमिट में हमारी कंपनी आ रही है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, डिफॉल्ट ऑफ ऑल पेंडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, मतलब कोई डिफॉल्ट वगैरह कोई केस वगैरह तो उसके ऊपर नहीं चल रहा है, पेंडिंग है, ठीक है। वंस कंपनी अपॉइंटेड द सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कंपनी शैल इन्फॉर्म हिम अबाउट हिज अपॉइंटमेंट, उसको इन्फॉर्म करेगा, किसको, ऑडिटर को। ऑल्सो इन्फॉर्म आरओसी, ऑडिटर को भी इन्फॉर्म करेगा और आरओसी को भी इन्फॉर्म करेगा बाय सबमिटिंग फॉर्म एडीटी 1 विदिन 15 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट, मतलब जब से उसको अपॉइंट किया उसके 15 दिन के अंदर फॉर्म एडीटी 1 जाएगा आरओसी के पास, और जो है उसको भी बताया जाएगा और आरओसी को भी बताया जाएगा कि उसका अपॉइंटमेंट हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, एक बार पढ़ लो, कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की जल्दी नहीं है। थक गए हो तुम लोग, चेहरे से थके थके लग रहे हो, क्यों? तो क्लासेस ग्रुप 2 में तो क्लासेस छोटी छोटी होती, 2 घंटे की है नहीं, ग्रुप 1 वाली तो आदत पड़ी होगी 3-3 4-4 घंटे की। ऐसा कोर्स की हो कि सोने वाली आदत छोड़नी ही पड़ेगी। अभी मान लो अभी तो ये कर रहे हो, अभी आर्टिकल सिर्फ करोगे इसी अटेम्प्ट के बाद, ठीक है, तब भी वहीं वहां भी है, सर अभी हम लैपटॉप बंद करने जा रहे हैं ये हमारे सोने का समय है, बस एक बेड वेड लगवा दीजिए, हम चुपचाप लेट के सो जाए, ये 2 घंटे की नींद होगी, उसके बाद हम काम करेंगे, ये मंजूर हो तभी हमें रखिए। ऐसा कहोगे? नहीं कहोगे ना। हो पाएगा ऐसा? किसी कंपनी में जॉब करने जाओगे तब भी तो यही टाइमिंग होगी, समझे? करना पड़ेगा, समझे? तो हैबिट डालो अभी से कि जो है, जो तुमको पैसे देगा वो तुम्हारे कंफर्ट के बारे में नहीं सोचेगा, ये बात याद रखना, बिल्कुल नहीं सोचेगा, जितना तुमको जो है यूज कर पाए, निचोड़ पाए, जितना पैसे दे रहे हैं ना, उसको तब भी लगेगा हम ज्यादा दे रहे हैं। हाँ, क्लियर। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर बाय गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के यहाँ सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, सब्सिक्वेंट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय कैग, कौन अपॉइंट करेगा? कैग अपॉइंट करेगा विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर कमेंस कब होता है? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 180 डेज कितना हो गया? हो गया 31 सितंबर, सितंबर अगर देखा जाए तो सितंबर तक जो है अपॉइंट कर सकता है, मतलब टाइम लिमिट है कि जब से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है वहां से 180 दिन तक, मतलब 180 दिन मैक्सिमम है। कोई अप्रैल वाले मंथ में अपॉइंट करे कर सकता है, मई में करे कर सकता है, जून में करे कर सकता है, लेकिन सितंबर क्या है? लास्ट टाइम लिमिट है, मैक्सिमम वहां तक कर ही लेना। और वो ऑफिस तब कब तक होल्ड करेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर्स एजीएम, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर के जो एजीएम होगी वहां तक वो जो है होल्ड करेगा पोजीशन, उसके बाद दूसरा एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। क्लियर? आगे कैजुअल वैकेंसी कोई होती, कैजुअल वैकेंसी जानते हो? कौन छोड़ के चला गया? सेक्शन 139 सब सेक्शन 8। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी जो भी कैजुअल वैकेंसी होती है, ऑल कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय कैग विद इन 30 डेज ऑफ द कैजुअल वैकेंसी। अगर फेल हुई है तो बोर्ड करेगी 30 डेज के ऊपर। तुम लोग ये सोच रहे होगे कि सर इतनी 30 90 इतनी है, याद कैसे करेंगे? दिमाग में आ रहा है? क्यों आ रहा है ना? थोड़ी सी ट्रिक बता देते हैं, जहां जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वहां वहां 30 डेज है, ठीक है? देखो
यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज, यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज, ठीक है। उसके नीचे और कहीं जहां दिखे बता देना, कुछ और हो ही नहीं सकता पूरी ऑडिट में, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज, ठीक है। तो जहां जहां बोर्ड, ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं याद करने की, वैसे ही याद होगा। तो जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वहां 30 डेज होगा आपका। क्या चीज? नॉन गवर्नमेंट कंपनी में बात करें, अगर रिजाइन किया है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे, फाइनल अपॉइंटमेंट किसकी होगी? मेंबर्स के द्वारा, विद इन 3 months ऑफ सच रिकमेंडेशन। देखो रिजाइन करने पे, देखो रिजाइन किया है, अगर ऑडिटर खुद से रिजाइन करता है तो मैटर बहुत बड़ा होता है। बड़ा इन द सेंस मैनेजमेंट का फ्रॉड हो, मैनेजमेंट ने उसे डराया धमकाया हो, रिजाइन करके छोड़ के कंपनी चले जाओ नहीं तो तुमको खत्म कर देंगे, ऐसे करके चैलेंजेस आते हैं। मान लो कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हो पकड़ ले, ठीक है, तो उस केस में ये सारी सिचुएशंस हो जाती हैं। तो अगर ऐसा हुआ है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केवल रिकमेंड कर सकता है, फाइनल अपॉइंटमेंट मेंबर करेंगे जिनकी कंपनी है, वो सोचेंगे, मेंबर्स की मीटिंग होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नहीं होगी। समझ रहे हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, केवल वो रिकमेंड कर सकते हैं कि जो है रिजाइन हुआ है तो कौन अपॉइंट होगा। मेंबर्स विद इन 3 months ऑफ सच रिकमेंडेशन में वो लोग अपॉइंट करेंगे। अदर रीजन है, कोई डेथ हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो रहा है, इस केस में तो फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डेथ वगैरह हो रही है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे। लेकिन अगर रिजाइन कर रहा है, बड़ा मैटर है, फ्रॉड वगैरह हो सकता है, तो मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट आएगा। रीजन भी बता दिया। द ऑडिटर अपॉइंटेड टू फिल अप द कैजुअल वैकेंसी शैल होल्ड द ऑफिस टिल नेक्स्ट एजीएम। जो कैजुअल वैकेंसी में ऑडिटर अपॉइंट होगा वो जल्दबाजी वाला ऑडिटर होगा। मतलब हमने इमरजेंसी सिचुएशन में, हमारे यहाँ कैजुअल वैकेंसी एकदम से आ गई, हमें ऑडिटर की नीड थी, हमने ऑडिटर को अपॉइंट किया, तो उस केस में जो है वो ऑडिटर केवल एजीएम तक होगा। उसका टेन्योर ये नहीं कि जो है जितना पुराने वाले ऑडिटर का बचा है वो पूरा वो कंप्लीट करेगा, या फिर 5 years का उसका टेन्योर होगा। अगले एजीएम में हम चेक करेंगे, फिर से हम ऑडिटर दूसरा अपॉइंट करेंगे, उसी को कर सकते हैं या तो कोई नए ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर? जो इंसॉल्वेंट होगा या ऑडिटर इंसॉल्वेंट होगा या फिर कंपनी का इंसॉल्वेंसी की? ऑडिटर जैसे ऑडिट की कोई फर्म है, फर्म ही नहीं बची, इंसॉल्वेंट हो गई, कोर्ट में केस चलने लगा, तो क्या हमारे यहाँ ऑडिटर वो बन सकता है? नहीं बन सकता है। कंपनी अगर वो हुई तब भी ऑडिटर तो रहेगा ना। इंसॉल्वेंट अगर हो रही है, कंपनी की डेथ हो सकती है, खुद ही बात लगाया तो कंपनी की डेथ हो सकती है, तो कंपनी को मर्डर कर दिया। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशन? तो पता है हमने एक नया रूल लाए थे फाइन वाला, तुम्हारे बैच में अभी बताया नहीं है, पहली क्लास है, कि अगर बिना हैंड रेस किए बोले हो तो 50 रुपीज का फाइन है, ठीक है। और उस फाइन का होगा क्या? जब भी जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उतने 50 रुपीज हो जाएंगे, तो एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक, समझे, पर बच्चे के हिसाब से मंगवा देंगे। समझ रहे हैं? और क्या, बर्गर किंग का हो जाएगा। नहीं, तुमको 79 का पड़ता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर, हमको 79 का नहीं पड़ेगा, हमको 79 में 2 पड़ेंगे। हाँ तो वही तुम 79 बोल रही हो, 40 का हुआ ना, 10 रुपए वाली कैंपा मंगा देंगे। सही रहेगा कि नहीं? रोटेशन का मतलब क्या होता है? बताओ बताओ। ऑडिटर बदलना। देखो एक ही अगर ऑडिटर कंपनी में मान लो 15 साल से है, तो कंपनी का बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, मतलब मैनेजमेंट के साथ उसकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी। उससे क्या होगा, फ्रॉड में वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसीलिए रूल लाया गया एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 कि जो है ऑडिटर का रोटेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी में। मतलब एक ऑडिटर बहुत ज्यादा टाइम तक कंपनी में एज अ ऑडिटर नहीं बन सकता है। समझ लो?
अब ये किनके ऊपर अप्लीकेबल है? सारी लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल है, मतलब सारी लिस्टेड कंपनी जो है रोटेशन वाले रूल का फॉलो करेंगी, और वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, और वो प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है, और एनी कंपनी जिसके आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग्स बैंक या पीएफआई से या पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया किसके किसके ऊपर अप्लाई होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, एबव कंपनी शैल नॉट अपॉइंट, ये कंपनी अपॉइंट नहीं कर सकती किसको किसको? सम इंडिविजुअल एज अ डायरेक्टर मोर देन 1 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ठीक है, अगर बात की जाए तो एक टर्म से ज्यादा, एक टर्म होती है 5 सालों की, 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब लगातार 5 इयर्स का होना चाहिए। ये नहीं 1 साल किया फिर 1 साल के बाद गए फिर 4 साल के लिए अपॉइंट कर दो, लगातार 5 साल का एक टर्म होता है। तो कोई भी इंडिविजुअल अगर सीए है तो उसको एक टर्म के लिए मतलब 5 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। और कोई भी अगर फर्म है, ठीक है, कोई भी फर्म है तो उसको जो है 2 टर्म मोर देन 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब 2 टर्म मतलब एक टर्म होती 5 साल, तो दो टर्म 10 सालों के लिए उसको अपॉइंट किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो क्या सर एक जो है जो सीए अपॉइंट हुआ है हमारे यहाँ या सीए में अपॉइंट हुआ है, क्या ये दोबारा नहीं हो सकता है? वो सेम हो सकता है। कूलिंग पीरियड 5 साल का होता है, मतलब 5 साल तक वो कंपनी में किसी भी प्रकार से एसोसिएटेड नहीं रहेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड कंपनी में, मतलब कंपनी में किसी भी प्रकार का उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। कूलिंग पीरियड इन बोथ केसेस, मतलब दोनों केसेस में, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे फर्म हो, दोनों केसेस में जो है 5 साल का कूलिंग पीरियड है, विच मींस दे कैन अपॉइंटेड अगेन ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 इयर्स। 5 साल के बाद वो दोबारा से अपॉइंट हो सकते हैं, 5 साल के पहले नहीं। वो इन 5 सालों में वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी के साथ किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं रख सकते। समझ में आया? यहाँ पे क्या लिखा गया है? लिखा गया है सेक्शन 139 सब सेक्शन 3, मेंबर बाय पासिंग ओआर इन जीएम, मतलब ऑर्डनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, ठीक है, मे डिसाइड टू अपॉइंट मोर देन 1 ऑडिटर, मतलब कि नॉर्मली एक ऑडिटर हमें अपॉइंट करना है, लेकिन मेंबर अगर चाहे, शेयर होल्डर चाहे कि हमें एक से ज्यादा अपॉइंट, हमारी कंपनी बड़ी है, काफी सारे बिजनेसेस हैं, काफी सारी सब्सिडरीज हैं, ठीक है, काफी सारी एसोसिएट हैं, तो एक से ज्यादा ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है, लेकिन उनको ऑर्डनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जिनको ऑर्डनरी रेजोल्यूशन नहीं पता, जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी शेयर होल्डर्स की, उसमें मोर देन 50% वोट्स इनके अगेंस्ट में होने चाहिए, इनके फेवर में होने चाहिए, 50% से ज्यादा वोट्स इनके फेवर में होने चाहिए, उसको हम लोग ऑर्डनरी रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तभी ये लोग एक से ज्यादा ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। टू मेक प्रोविजन रिलेटेड रोटेशन ऑफ ऑडिटर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब रोटेशन ऑफ ऑडिटर कोई भी और उनको रूल्स एंड रेगुलेशन लाने हैं, ला सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोविजन ऑफ एक्ट है, जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है, उसके अगेंस्ट नहीं हो सकते। कौन से प्रोविजन? कि आप ये वाले प्रोविजन जो है इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, कि उसी ऑडिटर को बार बार अपॉइंट कर रहे हो, ये सब नहीं कर सकते हो। बाकी और अगर आप कुछ एडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकती है, कंपनी 2-4 रेगुलेशन और लगा रही है अपनी तरफ से, तो लगा सकती है रोटेशन से रिलेटेड। ठीक, कोई दिक्कत? पढ़ लो एक बार और, कोशिश करो क्लास ही में 3-4 बार पढ़ लो ऑडिट, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है, सब लोग पास नहीं होंगे, कुछ लोग बोथ ग्रुप के लिए भी जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करो कि अभी 10-11 दिन है, ठीक है, 10-11 दिन में मोर देन 50% ऑडिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसे पढ़ो कि अगर कोई जो है टफ सिचुएशन आए तो उसमें सफर कर पाओ। पिछले अटेम्प्ट में, जो इससे पहले वाला अटेम्प्ट था, नहीं, इससे पहले के पहले वाला अटेम्प्ट, ठीक है, उसमें ऑडिट हमने पढ़ाई थी, यही सजेशन क्लास में दिया था, और तब मोस्टली जैसे तुम लोगों का पहला सब्जेक्ट वो चालू हुआ था, क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना, एफएम स्टार्ट हुआ था, वैसे ही ऑडिट स्टार्ट हुआ था। तो बच्चे के पास 2 महीने का समय था, हमने कहा था 2 सब्जेक्ट अपने पूरे तैयार कर लेना। जिन बच्चों ने तैयार किया था, 2 ही 3 ने बात मानी, तैयार किया था, उन्होंने बोथ ग्रुप दिया था, निकल गया था दोनों ग्रुप,
ठीक है, सबने नहीं मानी थी, इतने बाद बच्चे बैठे हो, स्टार्टिंग में ही हमने बोली थी ये बात, काफी बच्चे माने होंगे, मतलब काफी लोग क्लास तो कर रहे थे लेकिन घर जाके पढ़ते नहीं होंगे रिवीजन, समझ रहे हो? तो थोड़ी सी वहां पे वो लोग सफर करेंगे चीजों में, सफर इन द सेंस डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आई तो बोथ ग्रुप हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा है वो भी हमें दोबारा क्लास देखने की नीड है, क्योंकि हमने सही से नहीं पढ़ा, हमने घर जाके रिवीजन नहीं किया, तो यहाँ पे सफर करोगे अपनी गलतियों की वजह से। अभी भी 10-11 दिन है, तो जो पढ़ो वो इस हिसाब से पढ़ो कि जो है क्लास में 2-3 रिवीजन कर लो, घर जाके वही पुराना रूटीन मॉर्निंग में या इवनिंग में जो भी 1-2 घंटे लॉ को जैसे देते थे वैसे ऑडिट को देना है, क्योंकि ये भी देख रहे होगे ऑलमोस्ट लॉ ही है अभी, समझ रहे हो, कोई डिफरेंस नहीं है, तो वही स्ट्रेटेजी सेम फॉलो करनी है, तब इसमें सरवाइव कर पाओगे, नंबर बहुत अच्छे आएंगे इसमें। अगर लॉ के तरीके पढ़े तो लॉ से 1.5 गुने नंबर इसमें आएंगे, ये समझ के चलना, इसमें मार्किंग अच्छी होती है, और कुछ ही सेक्शन है, बाकी पूरी लेमन लैंग्वेज में बातें होती हैं ऑडिट में, सेक्शन मोस्टली 20 सेक्शन होंगे बस, 20 तो याद ही कर सकते हैं बस, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी में भी लिमिट होती है क्या? गवर्नमेंट कंपनी की लिमिट होती है, यही लिमिट है, सेम ही लिमिट ये दोनों के लिए सेक्शन, ये गवर्नमेंट और जो है नॉन गवर्नमेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ये केवल इंडिविजुअल गवर्नमेंट या अब जो सेक्शन आएंगे वो दोनों पे एप्लीकेबल होंगे, गवर्नमेंट के लिए कोई अलग सेक्शन और नॉन गवर्नमेंट के लिए पूरा अलग सेक्शन नहीं बने होंगे, क्लियर? घूमना घामना खत्म कर दो, समझे, छुट्टियां ओवर हुई, घर आ जाओ वापस, क्यों मंदिर? ये पढ़ो, रोटेशन ऑफ ऑडिटर ऑन एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, CG shall prescribe the rule related to rotation of auditor under section, मतलब जो उसमें है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एडिशनल रूल ला सकती है रोटेशन ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड, फर्म जो ऑडिट में फर्म की बात होगी इस चैप्टर में, उस फर्म में LLP भी इंक्लूड होगी, क्लियर? फर्म मींस आल्सो इंक्लूड LLP। अब सेक्शन 40 में बात होती है रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है, और 141 में होती है रिमूवल बिफोर एक्सपायरी, अगर हमें ऑडिटर को हटाना है, रिमूवल का मतलब यही तो हुआ कि उसकी जो है टेन्योर है 5 साल का, वो कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ही हमें उसको हटाना है, तो हमको सबसे पहले BR एट BM पास करना पड़ेगा, मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग में जो डायरेक्टर वगैरह बैठेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, विद इन 30 डेज, ये रेजोल्यूशन पास करने के बाद 30 डेज सबमिट फॉर्म ADT 2 टू CG RD, रीजनल डायरेक्टर होता है, ठीक है, जो CG का ऑफिसर होगा, ठीक है, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि हम ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं कि नहीं, विद इन 60 डेज ऑफ द RD's अप्रूवल SR इन GM होगी, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, मोर देन 75% जो वोट है हमारे फेवर में होने चाहिए, उसके बाद 75% फेवर में होंगे तो आप ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं, गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको सुनवाई पूरा मौका दिया जाएगा, मतलब उसकी बातें सुनी जाएंगी कि क्यों आप उसको हटा रहे हैं, उसके जो रीजन वगैरह होंगे वो पूरा आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हमको उसकी एक्सपायरी के पहले हटाना पड़ेगा तो सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में फाइल कर जो है पास करना पड़ेगा, उसके 30 दिन के अंदर फॉर्म ADT 2 MCA में CG सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइल करना पड़ेगा, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी किसकी, रीजनल डायरेक्टर की, उसके 60 दिन के बाद मतलब जब RD's अप्रूवल आ गया है तो SR इन GM पास करनी पड़ेगी, देन हम लोग ऑडिटर को जो है क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसको सुनवाई का पूरा मौका देंगे, ये प्रोसेस आपको याद करना पड़ेगा, समझ लो, बुक में पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, हमने तोड़ के लिखा है एक एक स्टेप, कि स्टेप 1 में ये करोगे, स्टेप 2 में ये करोगे, स्टेप 3 में ये करोगे, स्टेप 4 में ये करोगे, समझे, तो इजी थोड़ा सा हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का?
ज्यादा इजी तो नहीं लग रहा है? रीजनल डायरेक्टर, अभी नोट्स मिल जाएंगे, लिख लेना उसको। रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है, बताया था हमने, कोई फ्रॉड वगैरह ऐसी चीजें हो रही हैं। Section 140 subsection 2, auditor can resign but shall inform reason of resignation within 30 days of resignation to company and ROC। किसको बताएगी? कंपनी को बताएगी क्यों रिजाइन कर रही है, कितने 30 दिन के अंदर जब से रिजाइन कर रही है, और आरओसी को बताएगी, कंपनी को बताएगी कि जो है एमसीए को बताएगी हम क्यों रिजाइन कर रहे हैं, किस फॉर्म में, एडीटी 3 में। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सच रीजन सेल इन्फॉर्म्ड टू कैग आल्सो, अगर गवर्नमेंट कंपनी का केस है तो यही जो आप जो है कंपनी को दे रहे हैं एंड आरओसी को दे रहे हैं एंड कैग को भी आप इन्फॉर्म करेंगे। क्लियर? उसके बाद अगर आपने वायलेट किया ये सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी? ऑडिट फीस या फिर 50,000 रुपीज, whichever is lower। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूअस फेलियर चल रहा है तो 500 रुपए पर डे, मैक्स अप टू 2 लाख, इतनी आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी इस सेक्शन में। ठीक है, मतलब ऑडिटर अगर रिजाइन कर रहा है तो उसका रीजन बताना पड़ेगा, मेन बात है। कंपनी को भी बताओगे, एमसीओ को, क्योंकि एमसीओ को इसलिए बताओगे लोग जाने तो इस कंपनी में चल क्या रहा है, ऑडिटर रिजाइन कर रहा है। एमसीए पे जब फाइलिंग करोगे ये सब तो ये सब फॉर्म निकल सकते हैं कंपनी के, समझे? एमसीए वगैरह देखती रहती है, जो है एमसीए के ऑफिसर्स हैं, देखते रहते हैं, नोटिसेस वगैरह भेजते रहते हैं अगर कुछ धोखाधड़ी चल रही होती है कंपनी में, समझे? इसलिए इन्फॉर्म करना, इसीलिए तो फाइलिंग होती है कंपनी की। कंपनी की इतनी सारी फाइलिंग क्यों होती है? सीएस और सीएमए को जो है, जो कंप्लायंसेस वाली कंपनियां क्यों अपॉइंट करती हैं? इतने सारे फॉर्म्स देखते हो, अगर कुछ भी हुआ है तो फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सारे फॉर्म एक जैसे होते हैं, इतने फॉर्म तुम लोगों को हमने दिखाए हैं, तो ऑलमोस्ट सब में एक ही जैसी शेयर कैपिटल, ये डिटेल वो डिटेल उसी टाइप के होते हैं। मतलब 2-3 फॉर्म अगर तुमने देखे तो ये समझ लो कोई भी फॉर्म आएगा उसमें 2 ही 3 पॉइंट तुमको नहीं मिलेंगे, और वो तुम पूछ सकते हो, भर सकते हो ऑटोमेटिक। और वैसे भी एमसीए की फाइलिंग कर नहीं पाओगे इतनी जल्दी, कर इन द सेंस की अथॉरिटी ही नहीं है करने की, जब तक क्वालिफाई नहीं हो जाते हो, समझे? आगे ये समझ में आया पूरा? पक्का? उसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, कौन पर्सन ऑडिटर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है अंडर सेक्शन 141। ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, काफी बार आया है। मतलब ये क्वालिफिकेशन का मतलब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमने स्टार्टिंग में बताई थी कि केवल ऑडिटर सीए ही बन सकता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब कंपनी एक्ट में ही अपने लिखा है, सेक्शन 141 सब सेक्शन 1, a person can be appointed as a auditor of company only if he qualified CA। यार ओनली का मतलब केवल वही बंदा बन सकता है और कोई नहीं बन सकता है। एक आर में करना समझे? केवल वही बंदा कर सकता है, बन सकता है जो कि क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट है। प्रोवाइडेड दैट फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, फर्म भी ऑडिटर बन सकती है, लेकिन उसके जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं उसमें मैक्सिमम सीए होने चाहिए, और वही पर्सन जो सीए हैं वही ऑडिट करेंगे, वही साइन कर सकते हैं उनकी बैलेंस शीट वगैरह। क्लियर? As an auditor of the company only if majority of partner are qualified CA practicing in India। उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हैं वो जो है मोर देन 50%, मेजोरिटी मतलब मोर देन 50% आपके सीए होने चाहिए। जैसे एक फर्म में सीए भी हो सकता है, सीएमए भी हो सकता है, सीएस भी हो सकता है, एडवोकेट भी हो सकता है, इन चारों को प्रोफेशनल माना जाता है। ये सारे पार्टनर हो सकते हैं एक दूसरे के फर्म में, समझे? जैसे हमारे फर्म में है, हमारे फर्म में 2 लोग पार्टनर, सीएमए, एडवोकेट, लीगल कंप्लायंसेस और टैक्स लॉ सारे चल रहे हैं, समझे? कहा गया इफ अ फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी is appointing as auditor, then partner who are CA are allowed to act and sign behalf of the firm। कह रहे हैं
अगर जो है फर्म वगैरह में है, उसमें जो है सारे पार्टनर्स हैं, तो उसमें जो सीए हैं वही एक्ट कर सकते हैं एज ऑडिटर, और वही लोग साइन कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म के बिहाफ पे हमने अभी बताया था, वही चीज लिखी हुई है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। इजी है क्या सर, ये सब खुद से पढ़ लेते हैं। हाँ, सेक्शन 141 सब सेक्शन 3, जो अगर हम बात करें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, कौन कौन जो है लोग या कौन कौन पर्सन या लोग, कौन कौन सी कंपनी जो है ऑडिटर नहीं बन सकती। बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी, क्योंकि एलएलपी फर्म में इंक्लूड होती है, वो फर्म ऑडिट कर सकती है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कोई भी कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती, ठीक है। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी का कोई ऑफिसर है, मान लो सीए जो कंपनी में अपॉइंटेड है, जैसे हम हॉस्पिटल में भी जॉब कर रहे थे, तो हॉस्पिटल के हम थे, लेकिन हॉस्पिटल का ऑडिटर कोई दूसरा था, हम अपनी कंपनी के ऑडिट नहीं कर सकते हैं, या कंपनी में जो सीए काम कर रहा है वो ऑडिट नहीं कर सकता है वहां का, क्योंकि खुद ही अकाउंट बनाओगे, खुद ही चेक करोगे, है खुद ही कॉपी में पेपर दोगे, खुद ही चेक करोगे, फिर तो सब कुछ सही सही होगा, 100 आउट ऑफ 100। क्यों? तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के आप ऑफिसर हैं या एम्प्लॉय हैं, वहां के ऑडिटर नहीं बन सकते, चाहे सीए हो, सीएमए हो, चाहे सीएस हो। जैसे हम किसी कॉस्टिंग फर्म में हैं, वहां का कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकते अगर हम वहां के कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। जैसे अकाउंटिंग होती है, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड्स अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस कंपनी का कॉस्ट ऑडिट कोई दूसरा बंदा करेगा, क्योंकि हमारा काम हम खुद थोड़ा ना चेक करेंगे, पता चले हम ही फ्रॉड किए हों, वो खुद चेक कर रहे हैं। समझ रहे हो? पर्सन हु इज पार्टनर और एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर ऑफ द कंपनी, कंपनी का कोई ऑफिसर हो जो कंपनी में एम्प्लॉयमेंट हो, या पार्टनर हो, ठीक है, वो अगर सीए हो वो भी ऑडिट नहीं कर सकता। मान लो कंपनी का पार्टनर है, खुद ही की कंपनी हो, खुद ही ऑडिट कर रहा है, तो सब कुछ तो सही से ही निकालेगा। क्यों? पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड इफ ही और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, 3 लोगों के बारे में बताया गया है। या तो उसके, या तो वो खुद, या तो जो है उसके रिलेटिव, या तो उसके पार्टनर, ठीक है। क्या कर रहे हो? ये तीनों पॉइंट यहीं से पढ़ना है। मतलब कहां से पढ़ना है? पहले ये पढ़ना है, या तो वो खुद, या तो उसके रिलेटिव, या तो उसका पार्टनर। क्या ना कर रहे हो? होल्ड शेयर इन द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, HSA, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, ठीक है। और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, जिसको फेलो सब्सिडरी बोलते हैं, वहां पे कोई शेयर ना होल्ड कर रहा। कौन? वो खुद, उसका कोई रिलेटिव, उसका कोई पार्टनर। फिर पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड इफ ही, हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर प्रोवाइडेड, हाँ यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि 1 लाख की फेस वैल्यू तक का जो है जो शेयर है वो होल्ड कर सकता है, मतलब 1 लाख के ऊपर होल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। ये प्रोवाइडेड में लिखा हुआ है कि जो रिलेटिव हैं, हाँ जो खाली रिलेटिव हैं, ओनली रिलेटिव, वो जो है 1 लाख तक के शेयर होल्ड कर सकते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। अगर 1 लाख के ऊपर कर रहे हैं, फेस वैल्यू 1 लाख से ऊपर जा रही है, करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा 60 दिन के अंदर। समझ रहे हो? करेक्टिव एक्शन का क्या मतलब? या तो उनके शेयर्स बिकवाओ, मतलब 1 लाख के अंदर लाओ फेस वैल्यू, समझ रहे हो, या तो फिर एज अ ऑडिटर रिजाइन मारो, मतलब ऑडिटर नहीं बन सकते तुम, क्योंकि एक कंपनी में इन्फ्लुएंस करेंगे ना तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारे रिलेटिव के पास 1 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर है, तुम कंपनी को सही से गलत, गलत से सही कर सकते हो अपने रिलेटिव के डायरेक्शन पे, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस है कंपनी में, 1 लाख से ज्यादा शेयर होल्ड कर रहे हैं। समझ रहे हो? आगे बात करें तो वो खुद या उनके रिलेटिव या उनके पार्टनर अगर इनडेप्ट कर रहे हैं, मतलब उधारी वगैरह, एक्सीडिंग 5 लाख टू कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट फेलो सब्सिडरी। समझ रहे हो? अगर उधारी दे रहे हो कंपनी वगैरह, 5 लाख से ज्यादा अगर कुछ इंडेप्टेड है, 5 लाख से ज्यादा के कंपनी या होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट फेलो सब्सिडरी। अब कहते हो सर ये इतने सारे शॉर्ट फॉर्म क्यों लिखे हैं? क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने थे, समझे। एक बार आप पढ़ लेंगे, एक बार समझ में आ जाएंगे, फिर जो है आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी भी चीज है कि बहुत से नोट्स इधर उधर हो जाते हैं, तो उनको भी ना समझ में आए, दोनों चीजें ठीक है।
हाँ, गिविंग गारंटी और सिक्योरिटी टू होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट फुलो सब्सिडरी फॉर एन अमाउंट मोर देन 1 लाख फॉर एनी थर्ड पार्टी। गारंटी वगैरह 1 लाख से ज्यादा की दी जा रही है किसी थर्ड पार्टी को, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट किसी, तो उसमें भी आप जो है अगर ये काम खुद या रिलेटिव या पार्टनर कर रहे हैं तो कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते। ठीक है, 3 कंडीशन है। आगे आ जाओ। अब पर्सन या फिर फर्म, अच्छा यहाँ पे केवल पर्सन बात हो रही थी ऊपर तक, अब यहाँ पे फर्म भी आ गई। पर्सन या फिर फर्म डिस्क्वालिफाइड, पर्सन फर्म इज डिस्क्वालिफाइड if it has direct indirect relationship with companies holding subsidiary associate fellow subsidiary। मतलब कंपनी के साथ उस पर्सन का या उसकी फर्म का, फर्म जो भी सीए सीएमए सीएस की एडवोकेट जिसकी भी फर्म है, उसका अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है कंपनी के साथ या कंपनी की जो भी चेन है होल्डिंग सब्सिडियरी फेलो सब्सिडियरी वाला, वो उसमें रिलेशन है तो ऑडिटर नहीं बन सकता। कोई भी पर्सन डिस्क्वालिफाइड है अगर उसके रिलेटिव आइदर अ डायरेक्टर है या एम्प्लॉयमेंट एज अ केएमपी है कंपनी में, मतलब की मैनेजरियल पर्सन है या फिर कंपनी में डायरेक्टर है उसके, वो तो डायरेक्टर वो मिलके ऑडिटर फ्रॉड कर देंगे, इसीलिए वो नहीं बन सकते। समझ रहे हो? अब पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड अगर वो कर रहे हैं मोर देन 20 ऑडिट, तो बताया था सीलिंग लिमिट 20 की होती है, 20 से ज्यादा ऑडिट एक आदमी नहीं कर सकता है इन अ ईयर। कह रहे अदर देन का मतलब 20 की लिमिट में इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। किसको? 1 पर्सन कंपनी छोटी होती है, इसका कर सकते हो 20 के ऊपर। डोरमेंट कंपनी, स्टार्टअप वगैरह जो होते हैं उनका कर सकते हो, स्मॉल कंपनी का कर सकते हो और प्राइवेट कंपनी का कर सकते हो जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 100% हो, 100 करोड़ हो। इन लोगों को 20 की लिमिट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 20 मेनली कौन सी होती है? लिस्टेड वाली कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है। अब अगर लिमिट ना रखी जाए तो एक ही सीए 50 कंपनियों को ऑडिट कर रहा है, बाकी सीए मक्खी मारेंगे क्या? तुम समझ रहे हो बात? कि अगर एक ही सीए को लिमिट 100 200 दे दी जाए तो बाकी के सीए जो है अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनके पास काम कम हो जाएगा। इसीलिए सारे सीएस को काम देने के लिए ये लिमिट 20 लाई गई है कि एक आदमी इससे ज्यादा ऑडिट नहीं कर सकता, जिसमें सबको काम मिल पाए, 20-20 करके सब लोग अपनी रोजी रोटी चला पाए। ठीक है, आगे क्या? अब पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फॉर 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड। अगर फ्रॉड वाला ऑफेंस किए हो तो आप सीधे 10 साल के लिए क्या हो जाते हो? डिस्क्वालिफाई हो सकते हो। मतलब 10 साल तक आप क्या नहीं कर सकते हैं? ऑडिटर नहीं बन सकते। अब पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड अगर वो सर्विसेज देता है सेक्शन 144 की कंपनी को या कंपनी की होल्डिंग को या कंपनी की सब्सिडियरी को। क्लियर? अब ये जो है ये आपकी 144 की प्रोहिबिटेड सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये है, अभी ये पढ़ा रहे हैं, पहले प्रोहिबिटेड सर्विसेज पढ़ लो। ऑडिटर ऑफ द कंपनी कैन नॉट रेंडर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉलोइंग प्रोहिबिटेड सर्विसेज टू कंपनी इट होल्डिंग और सब्सिडियरी। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑडिटर जो है कंपनी या उसकी होल्डिंग या सब्सिडियरी को ये सर्विसेज नहीं दे सकता। कौन कौन सी? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, मतलब खुद ही बनाओगे खुद ही चेक करोगे अकाउंट्स वगैरह, समझ रहे हो? तो खुद अकाउंट्स वगैरह उसके नहीं प्रिपेयर करवा सकते हो ना, मदद कर सकते हो। इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते हो। इंटरनल ऑडिट क्या होता है अभी आगे पढ़ोगे। इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है कि इंटरनली मतलब डेली बैठ के उसकी चीजों को सही करवाना, समझ रहे हो? जैसे कि एक हमने बंदा अपॉइंट कर लिया, हमारे यहाँ अकाउंटिंग हो रही है, वो क्या करेगा? उसका काम खाली है कि हमारे यहाँ जो काम हो रहा है उसमें गलतियां निकालना, उसको हमारा जहाँ का जो पूरा मैकेनिज्म है उसको सही करवाना, उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। इसमें किसी सीए सीएमए सीएस भी हो सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पे सीए सीएमए सीएस अपॉइंट किए जाते हैं, इंटरनल ऑडिटर की वैकेंसी निकलती है बाकायदा कंपनी में। और जो छोटी छोटी वो होती है फैक्ट्रीज वगैरह, उसमें बीकॉम कोई भी प्रोफेशन का ऐसे अपॉइंट कर लेते हैं जिसको अकाउंटिंग और इनकी सबकी थोड़ी बहुत नॉलेज हो। आप डिजाइन कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को, मतलब आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मतलब इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कंपनी में कैसे होना चाहिए, हमको कहाँ से इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए, ऐसे करके अगर आप सीए से कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता है यहाँ का। एक्चुरियल सर्विसेज ले रहे हो, इनसे रिलेटेड कोई सर्विसेज ले रहे हो, या फिर इन्वेस्टमेंट से एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हो,
आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज ले रहे हो, मैनेजमेंट वाली सर्विसेज ले रहे हो, किसको अपॉइंट करें किसको ना करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह, एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। मतलब ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाली जितनी भी आप मैकेनिज्म चलता है उससे रिलेटेड, अगर कामकाज से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज ले रहे हो तो बंदा आपके यहाँ ऑडिटर नहीं बन सकता। ये सर्विसेज एग्जाम में महामू बार आ चुकी है, समझ रहे हो? ये सर्विसेज सारी याद होनी चाहिए। इंटर छोड़ो, ये फाइनल लेवल पे भी आ चुकी है कई बार, एक बार नहीं आएंगे, कई बार आएंगे, ठीक है? तो ये बाकी था। हाँ, 141 सबसेक्शन 4, vocation of office by the auditor after becoming the auditor, any of the disqualification under section 141 subsection 3, मतलब disqualification ऊपर वाली अगर कोई attract हुई, he deemed to have vacated the office, such casual vacancy shall be filled under section 139 subsection 8, जो ऊपर casual vacancy पढ़ के आए हो। मतलब अगर कोई भी disqualification attract हुई ये वाली, उसको इमीडिएट ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, और उसकी जो कैजुअल वैकेंसी होगी वो अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 के तहत, जो ऊपर हम लोगों ने कैजुअल वैकेंसी पढ़ी थी उसके तहत उसकी वैकेंसी फिल की जाएगी। क्लियर? ठीक है, यहीं तक रखें आज, हम लोग तो चाहते ही। हाँ, रिलेटिव इसमें कौन कहलाता है? रिलेटिव प्रमोशन कौन आता है? रिलेटिव की डेफिनेशन, रिलेटिव को इसमें डिफाइन नहीं किया गया है। नॉर्मल रिलेटिव में जो है तुम्हारे जो भी ब्लड वाले रिश्ते हैं वो सारे आएंगे, प्लस जो डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर ये सब होते हैं, जो नॉर्मल डेफिनेशन होती है वही आएगी इनकम टैक्स वाली। इसमें कहीं रिलेटिव डेफिनेशन दिखी नहीं है, नहीं इसमें। ठीक है, समझ में आया?